हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे चल रहा है? पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है? इस बार तोड़ देना है, ठीक है? तो चलिए हमारा ये अमेंडमेंट डिस्कशन ऑन आईजीएसटी एक्ट ये स्टार्ट करते हैं। तो आईजीएसटी एक्ट 2017 इसमें बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है और कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं, ठीक है? तो ये अमेंडमेंट्स और क्लैरिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, सेक्शन 13 डिटर्मिनेशन ऑफ पीओएस फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस आउटसाइड इंडिया। अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर सर्विसेज के पीओएस फिक्स करने हैं तो ये दो सेक्शन में फिक्स होते हैं, एक सेक्शन 12 और दूसरा सेक्शन 13। ओके, तो दो सेक्शन में फिक्स होते हैं, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, ठीक है? सेक्शन 12 कब लगता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, बोथ आर इन इंडिया। ओके, और सेक्शन 13 कब लगता है? एलओएस और एलओआर इज आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मतलब क्या कि सेक्शन 13 में कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर है। इसमें सेक्शन 13 में 13(2) से लेके तो नाउ 13(12) तक अलग अलग पीओएस फिक्स थे, अलग अलग पीओएस फिक्स थे। लेकिन इसमें 13(13) एक सेक्शन था। 13(13) अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा 13(13) पे। 13(13) एक सेक्शन था जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, पर अब पढ़ना पड़ेगा। ये 13(13) क्या था? क्योंकि ये इसमें अमेंडमेंट जो हुई है मैं एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? अमेंडमेंट क्या हुआ मैं बताता हूं। पहले 13(13) की प्रोविजन पढ़ते हैं, ठीक है? 13(13) की प्रोविजन कहती है गवर्नमेंट पावर टू नोटिफाई सर्विस टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। गवर्नमेंट के कुछ पावर्स, गवर्नमेंट ऐसी कुछ सर्विसेज नोटिफाई करेगी जहां दो बार टैक्स ना लगे। टैक्स पढ़ता हूं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और फॉर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। तीन चीजों के लिए गवर्नमेंट यहां कुछ नोटिफाई कर सकती है। एक कि डबल टैक्सेशन हो रहा हो, एक टैक्स बिल्कुल ही नहीं लग रहा हो, या रूल्स यूनिफॉर्मली अप्लाई होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया। उसके लिए द गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू नोटिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज और सर्कमस्टेंसेस इन विच प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन कहता है कि डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, दूसरा, आई रिपीट, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, दूसरा, अगर कहीं टैक्स नहीं लग रहा होगा तो केस को कवर करने के लिए, या तीसरा, यूनिफॉर्म रूल्स के एप्लीकेशन होने के लिए यहां गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज डिस्क्राइब कर सकती है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई उसके इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाएगा। चलिए, उसमें इस बार एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 4 2019, एक नोटिफिकेशन आया और इसमें एक सर्विस नोटिफाई हुई है। क्या? सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज स्पेसिफाइड below in the table by a person located in a taxable territory to a person located in a non-taxable territory। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा एक वर्ड पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। आई रिपीट, ओके, ये वर्ड पे ध्यान लाना चाहूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हाँ, पर्टिकुलरली उन्होंने एक सेक्टर कवर किया और वो कवर किया फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहां पर्सन जो है वो लोकेटेड इन इंडिया है, मतलब सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, और रिसिपिएंट जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है।
तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई LOR माना जाएगा अगर नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी होती है तो। चलो शर्त देख लेते हैं, फिर समझाता हूं। सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम टैक्सेबल टेरिटरी आर प्रोवाइडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड सर्विस रिसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो ऐसी पार्टी में होना चाहिए जहां एक पार्टी इंडिया में है और एक पार्टी इंडिया के बाहर है। तो इन दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इन दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सच सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिल ऑल द कंडीशंस इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 263 and place of supply of service is outside India, that is place of supply of services outside India of IGST Act। चलिए थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं, हुआ क्या था, थोड़ा इसको समझिएगा। हुआ ये था बेटा कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मा, इनके पास बहुत सी फॉरेन कंपनी जो है टेस्टिंग के लिए गुड्स भेजती थी, टेस्टिंग के लिए गुड्स भेजती थी। और ये टेस्टिंग के लिए अगर वो गुड्स भेज रहे हैं तो यहाँ सभी टेस्टिंग वगैरह हो रही है, टेस्टिंग के लिए गुड्स भेजा जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, वो गुड्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ये प्रॉब्लम था, ध्यान से सुनिएगा, कि उन्होंने जो सर्विस दिया है, ओके, गुड्स बाहर से आया और इस गुड्स पे वो दे रहे थे सर्विस। भाई सर्विस क्या दे रहे हैं? तो वो दे रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसकी रिपोर्ट वो फॉरेन कंपनी को सबमिट कर रहे हैं कि क्या रिसर्च हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, उसका पूरा रिपोर्ट फॉरेन कंपनी XYZ को सबमिट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। अगर आपको याद होगा तो नाउ अगर आपकी सर्विस ऐसी है कि सामने वाला जो है वो अगर गुड्स हमें सप्लाई करे, जब तक वो गुड्स सप्लाई नहीं करता है आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इस नेचर की आपकी सर्विस है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होता था पहले, ये नोटिफिकेशन आने के पहले इसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होता था बेटा सेक्शन 13(3) में। और सेक्शन 13(3)(a) कहता था कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना, अरे क्या हो गया, जस्ट में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा, परफॉर्मेंस माना जाएगा। और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्यों प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा? क्योंकि इसकी सर्विस ये नेचर की है कि सामने वाला जब तक गुड्स उसके फार्मास्यूटिकल के सैंपल्स अवेलेबल करवा के नहीं देता है, आई रिपीट, फार्मास्यूटिकल के सैंपल्स अवेलेबल करवा के नहीं देता है, तब तक ये बंदा उसके ऊपर कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे माना जाएगा और वो माना जाएगा इंडिया, वो माना जाएगा इंडिया। तो अगर इसमें अब देखो सर्विस प्रोवाइड हो रही है आउटसाइड इंडिया, सर्विस प्रोवाइड हो रही है आउटसाइड इंडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, बहुत बड़ा पैसा आ रहा है कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में। ओके, तो स्टेप देखना, पहले गुड्स आया टेस्टिंग रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, उस पर सर्विस दी गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। सर्विस का नेचर ऐसा है कि जब तक गुड्स फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवा के दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो गुड्स कंज्यूम हो गया, कुछ याद आया, रिसर्च और डेवलपमेंट में वो गुड्स कंज्यूम हो गया, सर्विस दी गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो सर्विसेज दी गई उसका पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आया। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 13(3)(a) के तहत फिक्स होता था। और अगर ये 13(3) के तहत फिक्स हो रहा है तो वो इंडिया ही हो रहा है, और इंडिया हो रहा है तो एक्सपोर्ट सर्विस के बेनिफिट
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं ले पा रही थी। भाई एक्सपोर्ट सर्विस क्या कहती है, चलो देखते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या कहती है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की पहली शर्त है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर वो इंडिया में होना चाहिए। चलो ये तो हमने फुलफिल कर दी, वो इंडिया में होना चाहिए। दूसरा, उसका लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ये भी भाई हमने पूरी कर दी क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है। तो चलो पहली शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त पूरी होगी। लेकिन जो क्लॉज 3 वाली शर्त है, ओके, क्लॉज 1 हो गई, क्लॉज 2 हो गई। अब क्लॉज 3 वाली जो शर्त है, तीसरी वाली क्या, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। हाँ, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए तो ही एक्सपोर्ट कहलाया जाएगा। क्लॉज 4 वाली शर्त है, ओके, और क्लॉज 4 वाली शर्त है कि पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। और 5th वाली है, इट शुड नॉट बी योर ओन एस्टेब्लिशमेंट, नॉट बी योर ओन एस्टेब्लिशमेंट, तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो हमने तो भाई ये भी शर्त पूरी कर दी, ये भी शर्त पूरी कर दी, यानी चारों शर्त तो हम पूरी कर रहे हैं, बस इसको छोड़ के। ओके, ये जो तीसरी वाली शर्त है ये पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे फिक्स हो रहा है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे फिक्स हो रहा है। तो ऐसे केस में इंडिया माना जाएगा। इंडिया माना जा रहा है तो एक्सपोर्ट सर्विस नहीं बोली जा रही, और एक्सपोर्ट सर्विस नहीं बोली जा रही है तो बंदे को 0 रेट मिलने वाला नहीं है। ओके, 0 रेट मिलने वाला नहीं है। तो सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इससे नाराज थी। क्यों? क्योंकि फॉरेन, पूरा यूरोप और फॉरेन इंडस्ट्री इंडियन फार्मा को प्रीफर करती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन फार्मा बहुत बेस्ट है इसमें फॉर रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विसेज में। और ये फॉरेन कंपनी इंडियन फार्मा को जब प्रीफर करती थी तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, जहां तक इंडिया फिक्स हो रहा था। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी इतना पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ला रही है पर उन्हें एक्सपोर्ट सर्विस का 0 रेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। आई आपको बात समझ में? दूसरा, नो डाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पे पर बहुत लड़ी गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा कि 13(3)(a) में एक प्रोविजो है और वो सेकंड प्रोविजो है, और वो 13(3)(a) की सेकंड प्रोविजो ये कहती है कि अगर गुड्स टेम्परेरी इंडिया में आया होगा रिपेयरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, कोई गुड्स इंडिया में आया होगा रिपेयरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, टेम्परेरी आया होगा और वो प्रोसेसिंग होके वापस जा रहा है विदाउट अदर यूज, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पे फिक्स हो जाएगा। हाँ बेटा, अगर तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के बेस पे फिक्स हो गया ना तो फिर ओके, तुम्हें एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। तुम्हें बेटा बस इस कंडीशन की वजह से ही एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पीओएस इंडिया में फिक्स हो जाए। अगर ओके भगवान चाहे और मेरा पीओएस बाहर फिक्स हो जाए तो बस यार ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी, मुझे एक्सपोर्ट सर्विस यानी 0 रेट मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा, और वो पूरी हो नहीं रही थी। तो कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कह रही थी कि नाउ हम तो गुड्स प्रोसेसिंग के लिए ला रहे, टेस्टिंग के लिए ला रहे, तो ऐसे केस में हमें सेकंड प्रोविजो लगाई जाए और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट 13(2) के हिसाब से हमारा पीओएस फिक्स किया जाए। डिपार्टमेंट इसके ऊपर रेडी नहीं था। डिपार्टमेंट का कहना था कि ऐसे कैसे, तुमने गुड्स भेजा ही कहा, तुमने टेस्टिंग में, रिसर्च डेवलपमेंट में गुड्स यूज कर लिया, टेस्टिंग के लिए भेजा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम सेकंड प्रोविजो अप्लाई नहीं करेंगे, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे ही होगा और वो इंडिया में माना जाएगा। तो नाउ ये इंडस्ट्री थोड़ी गवर्नमेंट से नाराज थी। फिर गवर्नमेंट ने एट लास्ट इनकी सुन ली। ओके, क्योंकि अभी तो बेटा जीडीपी कम हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नाराज हो रहा है गवर्नमेंट से, तो चलो फार्मा इंडस्ट्री का एक बात गवर्नमेंट ने सुन लिया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, ओके, कोई इंडिविजुअल सेक्शन में अमेंड नहीं की। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, यहां पे क्या हुआ था। फार्मा इंडस्ट्री का ये भी कहना था कि हम जो यहां से सर्विस दे रहे हैं, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप हमारे पे जीएसटी यहां लगा रहे हो, और वो कंट्री के लॉ में हो सकता है कि उनकी तो XYZ की इंपोर्ट सर्विस हुई, अगर XYZ की इंपोर्ट सर्विस हुई तो वो कंट्री में भी जीएसटी लग सकता है, क्योंकि इंपोर्ट सर्विस पे मोस्ट ऑफ द कंट्री में जीएसटी लगता है। तो उनके लिए इंपोर्ट सर्विस हुई तो उनको जीएसटी लग गया, और आप हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स कर चुके हो। अब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स कर चुके हो तो यहाँ पे भी जीएसटी लगा रहे हो, तो ये सब सही बात तो नहीं है, यहाँ डबल टैक्सेशन भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो यार, ओके, तुम्हारी बात समझ में आती है, डबल टैक्सेशन भी हो सकता है, ओके, और
तुम इतना पैसा कमा के ला रहे हो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में और तुम्हें बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये तो गलत बात हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने सेक्शन 13 में इसको नोटिफाई कर दिया। ओके, और सेक्शन 13 में इसको नोटिफाई करके कहा कि भाई हमें लगता है कि ये सेक्टर डबल टैक्सेशन, ये सेक्टर ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज इंडिया में दे रहा है, ओके, इन पर डबल टैक्सेशन हो सकता है। इसलिए इनका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ ओके सेक्शन 13(1)(a) से ना फिक्स करते हुए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पे फिक्स किया जाएगा, जिससे डबल टैक्सेशन भी अवॉइड हो और ये फार्मा सेक्टर को बेनिफिट भी मिले। तो नाउ देखो, अगर आपकी सर्विस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस होगी, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज होगी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर होगा, आई रिपीट फार्मास्यूटिकल सेक्टर होगा, जिसमें सर्विस देने वाला इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सर्विस लेने वाला इंडिया के बाहर है, आई रिपीट सर्विस देने वाला इंडिया में है और सर्विस देने वाला इंडिया के बाहर है। और उन्होंने सर्विस भी नोटिफाइड की कि किस टाइप की सर्विसेज के लिए ही प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा, उसकी लिस्ट भी बनाई और लिस्ट ऑफ द सर्विसेज दिखी। नीचे की दिए गए टेबल में ये लिस्ट ऑफ द सर्विसेज है, इसमें इसके लिए अगर सर्विसेज दी जाए, आई रिपीट इसके लिए अगर सर्विसेज दी जाए तो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे ना फिक्स करते हुए ओके तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के बेस पे पूरा किया जाएगा। पहली शर्त, इसके लिए कुछ शर्तें डाली क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट ओके इंडियन पर्सन और फॉरेन कंपनी के बीच में होना चाहिए, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन टू पार्टीज। और एक्सपोर्ट सर्विस की सच सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिल ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट, भाई आप तो पूरी शर्तें पूरी कर रहे थे, एक्सेप्ट एक शर्त पूरी नहीं कर रहे थे। कौन सी कोई शर्त आप पूरी नहीं कर रहे थे, क्लॉज 3 वाली। हाँ, तो आप अगर बाकी की शर्तें पूरी करते हो, बाकी सब पूरी कर दो भाई, ओके पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाओ, सिर्फ वो जो क्लॉज 3 वाली शर्त आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो वो छोड़ के अगर आप बाकी पूरी शर्तें पूरी करते हो तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। तो ये कंडीशन पे यहां अमेंडमेंट हुई। पूरे चांसेस है, 99% चांसेस है कि इसके ऊपर वो केस स्टडी बना के आपको कोई सवाल पूछ ले एग्जाम में। तो बेटा अगर इस पे ऊपर सवाल आ गया और आप पूरा अच्छे से लिख पाए तो मेरा यहाँ पे पार्टी रेडी रखना, ठीक है। चलिए ना, उन्होंने टेबल दिया है ना वेरियस सर्विसेज, किस टाइप की सर्विसेज होनी चाहिए, ये बहुत टेक्निकल डिटेल है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। टेबल जस्ट फॉर सेक ऑफ रीडिंग, जस्ट फॉर रेफरेंस, जस्ट फॉर रेफरेंस, आपको इसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको रीड करना है, टाइम मिले तो कर लेना, अदरवाइज रीड करने की भी वैसी कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी, यस और नो। चलो, ये एक अमेंडमेंट हमने देखी। हाँ, दूसरी एक अमेंडमेंट जो ही वो ये थी, ये जो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर है, ये जो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर है जो बाहर से इंडिया में, आई रिपीट बाहर से इंडिया में यहां पे OIDAR सर्विसेज दे रहे टू NTOR, आई रिपीट किसको बेटा, टू NTOR। तो ये OIDAR सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में जो NTOR को सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन में यहां पे इनको इंडिया में टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगता है अगर NTOR को सर्विस दे रहे हैं। तो यहां पे ओल्ड प्रोविजन क्या था, ओल्ड प्रोविजन ये था कि इनके पेमेंट के लिए, मतलब ये जब इंडिया में पेमेंट करेंगे और डिटेल्स फाइल करेंगे तो पेमेंट के लिए कॉमन पोर्टल पे प्रोविजन नहीं किया गया था। तो इनको पेमेंट जो करना पड़ता था, पहले पुरानी सिस्टम में पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, पुराना एक सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम, ओके एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि भाई चलो कॉमन पोर्टल पे OIDAR वालों को अभी तक हमने कोई प्रोविजन नहीं किया है, तो आप एक काम कीजिएगा, हमारा जो पुराना पोर्टल था पेमेंट का एक्साइज और सर्विस टैक्स का, उसके थ्रू ही आप पे कर दीजिएगा। उसमें प्रोविजन करके दे दिया और उसके थ्रू ही पे करवा दिया। लेकिन बेटा अब वो निकाल दिया गया है और नई प्रोविजन ये OIDAR सर्विस प्रोवाइडर कैसे पे किए गए,
और पे करेंगे, उसका नई प्रोविजन उन्होंने ऐड की है। देखो, सप्लायर ऑफ OIDR सर्विसेज कैन मेक द पेमेंट थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पेमेंट नेटवर्क। ये बड़ा नाम है, ओके, आपको याद रहे तो ठीक। तो ये इन सिंपल वर्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ओके, इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient under Section 14 of IGST Act may also make and deposit under Subrule 2 through electronic money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Payment Network from the date notified by the board। यानी अब वो पुराने सिस्टम से ना फाइल करते हुए अगर ये सिस्टम से भी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के सिस्टम से भी फाइल किया तो भी चलेगा। दूसरी चीज, एक छोटी बात, एक शायद ही एग्जाम में पूछेंगे पर ठीक है, दूसरी एक छोटी बात वो ये कि सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया other than registered person as a class of registered person who shall follow the special procedure as mentioned below, the said person shall not required to furnish GSTR 9। मतलब OIDR वाले को एनुअल रिटर्न देने की कोई जरूरत नहीं है। एज वेल एज फॉर्म 9C में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस OIDR सर्विस के केस में किए गए हैं। ओके बेटा, सो दिस इज रिलेटेड टू OIDR सर्विसेज। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 15 एक टूरिस्ट वाला रिफंड था, उसके अंदर रूल 95A आया। थोड़ा 95A में यहां पे समझा देना चाहता हूं। 95A क्या है? ओके, रूल 95A, इसके ऊपर सवाल आ सकता है 2-3 मार्क का, थोड़ा इंपॉर्टेंट करना। ये बेटा ऐसा है कि समझ लो ये एयरपोर्ट है और यहां पे इमिग्रेशन चेक है। नाउ ये पैसेंजर जो है अपना इमिग्रेशन चेक करवाता है। ओके, और जैसे वो एंटर होता है तो यहां पे बहुत सी ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, आपको याद होगा। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, ड्यूटी फ्री रिटेल शॉप होती है। अब ये ड्यूटी फ्री रिटेल शॉप होती है, ये क्या है? अगर ये कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, नो टैक्स। इनके आउटवर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं होता है। ये आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, ये आपकी फ्लाइट है। ओके बेटा, ड्राइंग मत देखना, ये आपकी फ्लाइट है, ठीक है। तो ये आउटवर्ड, ये जो ड्यूटी फ्री सप्लाई करते हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इनको एग्जम्पशन है। अब सवाल क्या था, इनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, पर ये इंडिया से बहुत सारे गुड्स खरीदते हैं, चॉकलेट्स है, वाइन है, या स्टेशनरी बैग्स वगैरह है। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप अपना इनवर्ड सप्लाई करते हैं और इंडिया से बहुत सारा गुड्स खरीदते हैं। यही बात समझ में आपके, इंडिया से बहुत सारा गुड्स खरीदते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल बेटा यहां पे ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि इनके आउटवर्ड पे तो टैक्स नहीं है, पर इनके इनवर्ड पे टैक्स है, इनके इनवर्ड पे जीएसटी लगता है। ओके, इनके इनवर्ड पे जीएसटी लगता है। तो अब इनके इनवर्ड पे जो जीएसटी लगता है, तो क्या इन्हें उसका रिफंड मिलेगा क्या? ना, ये रिफंड मांग रही है इसका, ड्यूटी फ्री शॉप, ये हमें इसका रिफंड मिलेगा क्या? तो अब रूल 95A लाया गया, और रूल 95A लाया गया कि अगर ये जो गुड्स सेल करेंगे, और वो सेल जो करेंगे वो एक वर्ड यूज किया है, और वो है ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। अगर ये सेल यानी ये सप्लाई ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को करेंगे, ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को करेंगे ये सप्लाई, तो फिर रिफंड मिल सकता है।
अब ये ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट यानी क्या? ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट का डेफिनेशन नीचे दिया गया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, एक्सप्रेशन ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट shall means a person not normally resident in India, underline, not normally resident in India, and who enter into India for stay not more than 6 months for legitimate non-immigrant purposes। ठीक है, तो ऐसा बंदा जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, ओके, इंडियन रेसिडेंट नहीं है और इंडिया में, ओके, इंडिया में वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहा है पिछले 12 महीने में। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में इन शॉर्ट, ओके, इंडियन टूरिस्ट को, इंडियन पर्सन को नहीं मिलेगा। यानी इंडियन बंदा अगर ये ड्यूटी फ्री शॉप से गुड्स खरीदेगा तो उसको उसके सप्लाई का रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, किसके सप्लाई का रिफंड मिलेगा? अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है या फिर इंडियन ओरिजिन वाला टूरिस्ट है पर इंडिया में नहीं रहता है, वो बाहर ही रहता है और वो इंडिया में 6 महीने से कम रुका है, 12, ओके, पिछले 12 महीने में, तो उसको अगर सप्लाई किया, ओके, तो उसको अगर सप्लाई किया तो फिर रिफंड मिलेंगे। तो उसको जितना सप्लाई किया उसका इनवॉइस मेंटेन करना पड़ेगा, क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका पासपोर्ट का जेरोक्स लगाना पड़ेगा, तो ये सब प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे, तो जाके ओके आपको इनवर्ड सप्लाई के, कम ऑन, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई तो वैसे एग्जाम्प्ट है, तो आपको इनवर्ड सप्लाई के उसके एग्जम्पशन दिए जाएंगे। यानी जो गुड्स खरीदा और उनको बेचा गया तो उनको जो आप बेचोगे उसका एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? सो देखो, मैं ये रूल 95A पढ़ता हूं। Retail outlet established in a departure area of international airport beyond the immigration counters, supplying indigenous goods to an outgoing international tourist who is leaving India, underline, ऐसे रिटेल आउटलेट्स जो इमिग्रेशन काउंटर के बाहर सेटअप किए गए हैं और वो डोमेस्टिक गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बंदे को जो आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट है who is leaving India shall be eligible to claim refund of tax paid by it on inward supply of such goods। यानी ऐसे सिचुएशन में उनको जो है रिफंड मिल सकता है, वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिटेल आउटलेट क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन हिज इनवर्ड सप्लाईज shall furnish the application for refund claim in form RFD 10B on a monthly or quarterly basis through a common portal either directly or through e-facilitation centers। उन्हें अपना रिफंड RFD 10B में फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेल्फ सर्टिफाइड कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इनवॉइसेस issued for supply made during the month of quarter along with concerned purchase invoice shall be submitted। मतलब वो अपना रिफंड क्वार्टरली बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं और अपने सभी इनवॉइस वो RFD 10B के साथ अटैच करेंगे। Refund of tax paid by said retail outlet shall be available if inward supplies of goods were received by said retail outlet from registered person under tax invoice। उसी इनवर्ड सप्लाई का रिफंड मिलेगा जो उसने B2B में खरीदा हो और इनवॉइस में खरीदा हो। सेकेंड, the said goods were supplied by said retail outlet to an outgoing international tourist against foreign exchange without charging any tax। ओके, मतलब उसने जो सेल किया उसके अगेंस्ट में उसने फॉरेन एक्सचेंज ली हो, रुपीज में ना लिया हो। थर्ड, नेम ऑफ GSTN of retail outlet is mentioned in tax invoice and such other restrictions and conditions as may be specified। Provision of Rule 92 shall apply mutatis mutandis for sanction and payment of refund। ओके, तो ये अगर सभी कंडीशंस फुलफिल होती है तो ओके, ये रिटेल आउटलेट जो भी गुड्स बेचेंगे, किसको बेचेंगे बेटा? वो जो ऑनगोइंग टूरिस्ट है, ओके, वो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है जो इस डेफिनेशन के हिसाब से है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। आर यू गेटिंग में? यस। सो नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में एक केस हम पढ़ेंगे। ओके, वो केस एक क्लैरिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है फॉर योर एग्जाम। इस बार आपके उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए।